So, hello guys, welcome to another insightful episode of Radiology in the Nutshell, your go-to podcast for everything radiology. I'm your host Ravi Aditya, and currently I'm pursuing masters in radiology. Today we are diving into a topic that every radiology student and aspirant wants answer to radiology as a career, opportunities, its challenges, and a global perspective. And we have a very special guest with us who brings a year of experience and an international viewpoint. So guys, please join me in welcoming Mr. Nitish Virmani sir, an experienced application specialist in radiology, currently based in Ireland. He has worked up with top radiology professionals and understand the clinical, technical and application-based aspect of this dynamic field. Sir, thank you so much for joining us today. We are honored to have you here. Thank you. Thank you so much, Ravi. Thank you for the invitation and nice introduction. तो सर तो स्टार्ट करते हैं फिर हम नॉर्मल जस्ट सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से कि मतलब व्हाई डू यू चूज दिस प्रोफेशन। तो देखो, मैं जब एक्चुअली मैंने ये प्रोफेशन चूज नहीं किया, सही बताऊं तो इस प्रोफेशन ने काइंड ऑफ मुझे चूज किया। ओके। तो जब स्टडी कर रहा था 12th मेडिकल साइंस पास करने के बाद, तो मुझे एक डायरेक्शन मिला कि एक डिप्लोमा कर लेना चाहिए साथ साथ। तो 12th मेडिकल साइंस में करते करते साथ साथ एक डिप्लोमा किया। वो डिप्लोमा मैंने कहीं यूज नहीं किया कभी, और किसी को मालूम भी नहीं है शायद मैंने कहीं डिप्लोमा किया, क्योंकि वो सिर्फ उसके लिए। तो उसमें मुझे थोड़ा काफी फैसिनेटिंग लगा ये, जैसे पता है आप अट्रैक्शन हो जाता है आपका इमेजिंग के थ्रू, और आप फोटोज उस टाइम एक तो ले रहे हैं, लेकिन आप इंटरनल ऑर्गन्स के देख रहे हैं, ह्यूमन के अंदर तक झांक के आप देख रहे हैं कि कैसा लगता है। तो एक उस टाइम यंग एज था, काफी फैसिनेटिंग था, तो लेट्स गो। और साथ साथ 12th मेडिकल साइंस भी करना था। उस बीच में मैंने इंटर्नशिप भी ज्वाइन किया, तो फिर मुझे लगा ना बीसी में ही करियर परस्यू करना होगा। तो मैंने 12th के बाद मास्टर्स। डिप्लोमा कहाँ से किया था आपने? डिप्लोमा एक ऐसे इंस्टीट्यूट था दिल्ली में ही लोकल, जस्ट उसका कोई ऐसा रेलेवेंस और नाम नहीं था कहीं पे भी, वो मुझे बाद में पता चला। तो इसलिए मैंने उसे कभी भी हाईलाइट कहीं नहीं किया, कहीं भी नहीं है मेरे करियर के उसमें। पर उसने मुझे इतना सिखाया कि उसमें कौन कौन सी चीजें हैं रेडियोलॉजी में, रेडियोग्राफी में बेसिकली। तो रेडियोग्राफी में आप कैसे एनाटॉमी पढ़ते हैं, कैसे काम करते हैं, एक इंट्रो पढ़ा। फिर इंटर्नशिप किया साथ साथ 12th मेडिकल साइंस में चल रही थी। फिर उसके बाद बैचलर्स किया 4 साल का, देन मास्टर्स किया फिर रेगुलर कैंपस में जाके निम्स यूनिवर्सिटी से। सो वहां पता लगा कि ठीक है, यस दैट्स द करियर व्हिच आई वांटेड टू गो इन। ओके। सो मतलब क्या ऐसी चीज है जो रेडियोलॉजी को बाकी अदर पैरामेडिकल कोर्सेज से डिफरेंट बनाती है? देखो, रेडियोलॉजी में एक तो रेडियोलॉजी बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। पहले तो रेडियोलॉजी जो है एक ब्लेंड है एक तरह से, जिसमें आप टेक्नोलॉजी और मेडिसिन दोनों को मिक्स करके साथ में आप देखते हैं। तो टेक्नोलॉजी में तो होगा कि आपके पास सारी फैसिलिटेड मशीन्स हैं आजकल। तो एडवांस एक्सरे मशीन्स हो गई, सीटी स्कैन हो गए, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, डेक्सा, ये सब हो गए। तो रेडियोलॉजी में तो हो गया कि आप इमेजिंग भी कर रहे हैं, साथ साथ मेडिसिन ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, और थेरेपेटिक भी जा रहे हैं, तो ट्रीट भी कर रहे हैं साथ साथ आप। तो इमेजिंग, रीडिंग ऑफ इमेजिंग और ट्रीटमेंट, वो पूरा रेडियोलॉजी एस्पेक्ट हो गया। लेकिन जो हमारा प्रोफेशन है वो है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी प्रोफेशन में ब्लेंड है टेक्नोलॉजी और इमेजिंग का। उसमें क्या है कि आप एक तो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो आप कहीं पीछे नहीं हट रहे। आज के टाइम में तो टेक्नोलॉजी का इतना जोर है, उसमें आप पीछे नहीं हट रहे, और टेक्नोलॉजी में साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, इमेजिंग भी कर रहे हैं। तो दोनों का काफी परफेक्ट ब्लेंड है रेडियोग्राफी। तो रेडियोग्राफी रेडियोलॉजी के अंदर ही है। तो रेडियोलॉजी एक बड़ा एस्पेक्ट हो गया, उसके अंदर एक अम्ब्रेला छोटा सा है रेडियोग्राफी का, जिसमें हम सब आते हैं फिर। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ रेडियोग्राफर जो है या रेडियोग्राफी जो है सिर्फ इमेजिंग के पर्पस के लिए है कि और भी चीज होती है इसमें? नहीं, इसमें सिर्फ इमेजिंग नहीं है। पहले तो एक काफी फैसिनेटिंग है, जितना मैंने कहा, जैसे मैंने कहा है ना, इमेजिंग के साथ साथ अगर आपको जाना है बियॉन्ड जाना है, जैसे मान लो एक पूरा पाथवे है, मान लो कोई आपका पेशेंट है, जैसे उसको किसी ट्रीटमेंट के लिए आना, तो कोई डिसीज फाइनलाइज हो गई, डॉक्टर ने डाउट है कि उसको ये डिसीज है, करेक्ट। तो अब डॉक्टर क्या करेंगे, उसको रेडियोलॉजी में इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजेंगे। मान लो एक्सरे से शुरुआत होती है, देन सीटी स्कैन हो गया या एमआरआई हो गया, या फर्दर उसको न्यूक्लियर मेडिसिन तक जाना है, करेक्ट। तो उसमें आपको पेशेंट के पाथवे में आपको एक अपना एनरोल करने का मौका मिलता है, जिसमें आप रेडियोग्राफर है, मैं एक्सरे करता हूँ सपोज। तो पेशेंट के इस ट्रीटमेंट पाथवे में आपने एक छोटा सा पार्ट जो है अपना आपने उसमें एनरोल किया। तो सबसे पहला तो ये एक एस्पेक्ट हो गया इसमें, करेक्ट। दूसरा है कि आप हमेशा एडवांस टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहते हैं साथ के साथ, करेक्ट। रोज नया अपडेट आता है, रोज नई चेंजेस होते हैं। अगर आप पहले देखें, आज से पहले अगर जाए हम
हिस्ट्री में जाए या उसमें जाए तो एक छोटी सी ट्यूब के साथ ओपनली काम करते थे। अब हमारे पास एक पूरा लग्जरी सूट है जिसमें हम एक्सरे सीटी और एमआरआई करते हैं। तो प्रोफेशन ग्रो रेगुलर करता है। ओके, बैक टू द क्वेश्चन, भूल गया क्या पूछा था आपने। मतलब मैंने पूछा था कि जैसे रेडियोलॉजी में, जैसे आप बता रहे हो रेडियोग्राफी में सिर्फ इमेजिंग पर्पस के लिए यूज होता है या फिर और भी चीज है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट आता है 10th-12th के बाद, उसे ये स्ट्रीम चूज करनी है, तो सिर्फ ये वो सोच के है कि मैं रेडियोग्राफर बनूंगा बीएससी या एमएससी के बाद, की और भी करियर अपॉर्चुनिटीज है इस फील्ड में? हाँ, परफेक्ट। सो उसके रेडियोग्राफी तो करनी है जैसे मैंने बताया साथ साथ। तो उसमें एक हो गया केस। दूसरा, आजकल तो बहुत एस्पेक्ट है। आप मास्टर्स करें तो आप टीचिंग में जा सकते हैं। अगर आप मास्टर्स नहीं करते तो आप एप्लीकेशन में जा सकते हैं। आप एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट का रोल हो गया, उसके साथ रिसर्च में भी जा सकते हैं। और अगर आपको बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी और बैकअप आपके पास, तो अपना डायग्नोस्टिक सेंटर भी, आप इंडिया में तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, आप कहीं भी अपना डायग्नोस्टिक सेंटर खोल लें, ओपन करें। तो जो कि जो मशीन के लाइसेंस हैं वो आपको एक एज ए रेडियोग्राफर आप एप्लीकेबल है मशीन का लाइसेंस लेने के लिए। आपको सिर्फ एक रेडियोलॉजिस्ट जो है वो हायर करना है रिपोर्टिंग पर्पस के लिए। सो अपॉर्चुनिटी बहुत है। और अगर आप इंटरनेशनली बात करें तो अब्रॉड में तो वैसे ही बहुत स्कोप है। रेडियोलॉजी में अगर कोई स्टूडेंट रेडियोग्राफी में आता है तो एक जॉब कंफर्मेशन, जॉब स्टेबिलिटी और कंफर्मेशन कंफर्म है, क्योंकि हाई डिमांड कोर्स है। ओके सर, जैसे आपने बोला कि अब्रॉड में ज्यादा स्कोप है अभी, तो अगर मैं कंपेयर करने की बात करूं तो इंडिया हुआ कंपेयर टू यूके या फिर आयरलैंड जहां पर आप हो, तो कहां पर ज्यादा स्कोप है हमारे कोर्स का, या फिर कहां पर ज्यादा पे स्केल है? देखो, पे स्केल और स्कोप दोनों में अपॉर्चुनिटी बराबर से, मतलब मैं बोलूँ तो इंडिया में भी कोई कमी नहीं है स्कोप की। इंडिया में कैसे कमी है, पहले बात करते हैं इंडिया। लेकिन पे स्केल कम है ना सर, इंडिया में पैसे बहुत कम मिलते हैं रेडियोग्राफर्स को। पे स्केल कम, दैट्स राइट, पे स्केल कम है। यही एक वजह थी शायद मैं भी बाहर भागा इसलिए। तो जितना मर्जी ग्रो कर लो, अल्टीमेटली पैसे बहुत जरूरी है। पैसे तो हाँ सर, हाँ सर्वाइवल के लिए। तो देखो, इंडिया में अगर कंपेयर करते हैं तो मैं वही कह रहा हूँ ना, जॉब कंफर्मेशन कंफर्म। अगर आप इंडिया में बात करें करियर ग्रोथ की, तो एक डेटा उठा के देखें अगर 2023 और 2024 का या 2024 और 25 का, अगर सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें रेडियोग्राफी में, तो मिनिमम 7 से 8 हजार के आसपास गवर्नमेंट जॉब ऑफर्स की गई है। जिनके लिए एग्जाम्स भी हुए हैं और जिनके ऊपर आपके उन्होंने अपॉइंट हायर भी किए। और मेरे ही काफी स्टूडेंट एसजीटी के वो है अभी लास्ट कुछ उसमें टाइम में, उन्होंने सबने गवर्नमेंट जॉब ली है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं मेरे जिन्होंने जॉब लिया गवर्नमेंट जॉब, इवन दो करेक्ट। तो और रही बात प्राइवेट की इंडिया में, तो इंडिया में प्राइवेट में भी स्कोप काफी है, क्योंकि ग्रोथ प्रति अगर आप लिंक्डइन पे, naukri.com पे या इन प्रोफाइल्स पे देखें तो लास्ट 2 साल में 7 से 8 हजार जॉब एडवर्टाइज की गई है और उन सब पे हायरिंग भी हुई होगी ऑफ कोर्स। तो टोटल मिला के 15 से 16 हजार कुछ 1.5 साल है 2 साल की एवरेज जिसमें जॉब्स आपकी ऑफर की जाती है इंडिया में। ओके और फिर इंडिया की अगर बात करें सिर्फ, तो इंडिया में स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा अभी स्ट्रीमलाइन नहीं है, एक रेगुलेशन नहीं है प्रॉपर। तो आई थिंक ये एक वजह है जो थोड़ा सा मेन ड्रॉबैक मुझे लगता है। आप कंपेयर करें अब्रॉड में, जैसे मैं यहाँ हूँ यूके में या आयरलैंड में, यहाँ क्या ना स्ट्रक्चर्स काफी स्ट्रीमलाइन, रेगुलेशन जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। जो बॉडीज है, रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उनकी एक काफी मेंटेन एसओपीज है जिसको फॉलो करना ही करना होता है। करेक्ट, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एसओपीज को बोलते हैं। तो उन्हीं के बिहाफ पे आपको काम करना है। और दूसरा, यहाँ रेडियोग्राफर्स का जो है एक प्रॉपर ऑटोनॉमी है, मतलब आपके पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको खुद ही डिसीजन मेकिंग में आना है, आप ही को डिसीजन लेना है। मैक्सिमम डिसीजन ऐसे लेना है कि आपको वेटिंग भी आपको करनी है। वेटिंग यानी कि जैसे मान लीजिए कोई, यहाँ काफी क्लोज सिस्टम है। यहाँ क्या होता है कि जो डॉक्टर है वो रेफरल भेजेगा हॉस्पिटल में या डायग्नोस्टिक सेंटर में किसी भी रेडियोलॉजी इन्वेस्टिगेशन के लिए, एक्सरे हो या सीटी हो या एमआरआई। देन वो रेफरल जो है वो रेडियोग्राफर चेक करेगा। पेशेंट रेफरल लेटर लेके नहीं आएगा कोई भी कि मुझे ये इन्वेस्टिगेशन करवाना है, तो डॉक्टर भेजेगा यहाँ पर। करेक्ट। तो रेडियोग्राफर का जॉब क्या है कि वो उसको चेक करेंगे क्या ये जस्टिफाइड है एक्सरे, या पेशेंट को एमआरआई लेना चाहिए, एमआरआई करवाना चाहिए। क्या ये सीटी स्कैन जस्टिफाइड है क्योंकि यहाँ रेडिएशन है और एमआरआई में रेडिएशन नहीं है, या एमआरआई बेनिफिट। तो दोनों में जो है रेडियोग्राफर को डिसीजन लेना है और उसके बाद फिर उसका वो प्रोसीजर जो है उसको अलाइन करना आगे। तो यहाँ रेडियोग्राफर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है, तो स्किल्स की रिक्वायरमेंट भी है। और इंडिया जो है वो परफेक्ट प्लेस है एक स्किल्स लेने के लिए। तो मैं वही, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वही था कि
कोई अगर इंडिया में काम कर रहा है तो अब्रॉड जाने के लिए क्या क्या स्किल्स की मतलब जरूरत है बेसिकली? इंडिया में देखो वही बेस्ट है, देखो शुरुआत कहीं से भी हो, चाहे एक्सरे से शुरुआत करो आप, या सीटी स्कैन से शुरुआत करें, या एमआरआई से शुरुआत करें, करेक्ट। कॉलेज पास करने के बाद सबको एक बार जॉब करना है, करेक्ट। तो स्किल्स कभी कोई बेच नहीं जाता। और मेरा मेरा मानना ये है कि जितनी स्किल्स आप एक कॉलेज में रह के, अगर जैसे एसजीपी, मतलब हम लोगों के नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, पर जैसे मेडिकल कॉलेज में है, आप हॉस्पिटल में है ना, तो अगर साथ में आपके पास टीचिंग का भी है, तो वहां पे आप जितनी स्किल ग्रैब कर सकते हैं, क्या फ्रेश है, तो वो बेटर है। लेकिन बाहर जाते हैं, आपको स्किल आए या ना आए, एक बार आपने जॉब ले ली, आपको वो स्किल सिखा के ही रहते हैं फिर। हाँ, इंडिया में अच्छा। तो मेन खास है ना, इंडिया में तो है ही, अगर आपने हॉस्पिटल में एक बार ज्वाइन कर लिया तो आपको काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको बाहर निकाल देंगे। ओके। तो अब स्किल्स लेने की बात है, तो परफेक्शन आपको हर एक में चाहिए। एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ऐसा नहीं है कि आपने वहां पे सिर्फ एक्सरे सीख लिया तो यहाँ पे आपको एक्सरे की जॉब मिल जाएगी डायरेक्ट। अब ऐसा नहीं होता, पहले होता था ऐसा। तो रेडियोग्राफी में अगर आप एक बार आ गए तो आपको मिनिमम एक्सरे, सीटी, एमआरआई, इन तीनों में परफेक्ट होना ही पड़ेगा बाहर आने के लिए, करेक्ट। तो ये तो हो गई स्किल की बात। साथ में सेकंड स्किल है, अब मैक्सिमम इंडियंस के लिए अपॉर्चुनिटी का है कि हमारा सब कुछ इंग्लिश मीडियम चलता है, हाँ। इंग्लिश के लिए फैसिनेटेड है, तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में ही आप अपना ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, जाने की कोशिश करेंगे, करेक्ट। तो दूसरी चीज की रिक्वायरमेंट हो गई यहाँ पर कि आपको एक इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट देना पड़ता है, जो कंपलसरी हो गया आजकल सभी में। तो उसे आईलेट्स कह लो, टॉफल कह लो, ओईटी कह लो, बहुत सारे टेस्ट हैं। तो अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग डिमांड्स के हिसाब से वो टेस्ट हो गए, करेक्ट। तीसरी चीज आपको चाहिए, जिस कंट्री में आप जा रहे हो उस कंट्री में आपके फील्ड का, जो आपका प्रोफेशन है, उसका क्या नाम है, उसकी रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है, और फिर उसके अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। ओके। देन आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं फिर। ओके। सो ये हर तीन चीज हो गई, तीन चीज हो गई जॉब अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले आपको क्या देखना है, मान लो अगर आपको किसी कंट्री में जाना है, तो अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग में जा रहे हैं तो इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट आजकल सबकी है। ऐसा कोई नहीं है जो आपको कह दे कि आपको आईलेट्स नहीं देना है, सबको सबकी रिक्वायरमेंट है, करेक्ट। दूसरा, उस कंट्री की रेगुलेटरी बॉडी, कि वहां पे आपकी प्रोफेशन में कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है जो आपको रेगुलेशन देखती है, उसके अंडर रजिस्ट्रेशन लेना। वो रजिस्ट्रेशन लेना अपने आप में एक टास्क है। वो कम से कम आपको 150 से 200 पेजेस की पूरी फाइल सबमिट करनी पड़ती है। उसमें आपको अपना सारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस, आपका स्टडी और आपका करिकुलम, आपका क्या सिलेबस रहा है, आपने क्या क्या सीखा है, कितने आवर्स आपने ट्रेनिंग की है, कितने आपने आवर्स आपने प्रोफेशनली जॉब की है, वो सारा एक बनाकर आपको प्रोफाइल अपना सबमिट करना होता है। देन वो वेरीफाई करते हैं हर एक चीज, एंड फिर आपको वो रजिस्ट्रेशन देते हैं, एंड देन आप जाके उसको अप्लाई कर सकते हैं। सर रजिस्ट्रेशन का कोई अमाउंट भी होता है कि फ्री में होता है? नहीं, रजिस्ट्रेशन सभी जगह पेड है। ओके। आप किसी भी कंट्री का ले लो, जैसे मान लो आपको दुबई जाना है तो डीएचए की फीस जाना करते करते आई थिंक 19-20 हजार रुपए के आसपास है। ओके। अगर आप यूके जाना चाहे तो HCPC, हेल्थ केयर प्रोफेशनल करके एक रजिस्ट्रेशन आता है, मतलब प्रोफेशनल केयर, तो HCPC करके उसकी फीस का अप्रॉक्स 450 पाउंड के आसपास है, ये कोई 50,000 के आसपास की उसकी फीस है। आयरलैंड में आना है तो कोरू है, कोरू भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल बॉडी है, तो इसकी फीस भी अप्रॉक्स 50,000 के आसपास है जो आपको देनी है। आजकल क्या होता है कि ये सारी फीस जो होती है ना, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आपने फीस अपनी जेब से पे करी, पॉकेट से ली, करेक्ट। लेकिन जब आप जॉब अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम कंपनीज क्या करती हैं, आपको स्पॉन्सर कर देती है, ओके, करेक्ट। तो उस स्पॉन्सरशिप में क्या होता है कि आपकी ये रजिस्ट्रेशन फीस, आपकी फ्लाइट टिकट्स और आपका इनिशियल 1 वीक का स्टे होटल वगैरह में जो है, वो सारा आपको कंपनी प्रोवाइड कर देती है, फाइनेंशियली सपोर्ट कर देती है। पर वही उसके लिए मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि आपकी वो स्किल होनी चाहिए जो उस कंपनी को चाहिए। ओके। तो वो जरूरी है। ओके, ठीक है सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे इंडिया में हम लोग प्रैक्टिकल कुछ और करते हैं लेकिन थ्योरेटिकल हम कुछ और पढ़ते हैं, जैसे अलारा हम पढ़ते हैं, तो जरूरी तो नहीं है वो इंडिया में हर जगह फॉलो हो रहा है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या आयरलैंड में या फिर बाकी कंट्रीज में ज्यादा फॉलो होता है इंडिया के मुताबिक? तो हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि जैसे अलारा है, अलारा की बात अगर कहते हैं तो अलारा क्या होगा, जैसे एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, राइट। तो उसमें रेडियोग्राफर का अपना एक स्किल सेट है, करेक्ट। अगर आप रेडियोग्राफर जितना प्रैक्टिस करता है इसको, वो उसके लिए बेनिफिट है, साथ साथ पेशेंट के लिए बेनिफिट है। ओके। फिर इसके अंदर कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, ये जैसे रिस्क बेसिस बेनिफिट हो गया उस प्रोसीजर के लिए, करेक्ट।
उसमें पेशेंट के साथ कैसे आप कम्युनिकेट करते हैं, कितना आप टर्न अराउंड टाइम कितना रिपोर्ट का, बहुत सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं आजकल आर के अंदर। तो ये तो एक अपना उनका स्किल सेट होगा जो सभी रेडियोग्राफर के पास होना ही चाहिए, रेडियोग्राफर्स के पास। ओके। रही बात फॉलो करने के लिए, बात सही है कि इंडिया में इतनी रेगुलेटरी बॉडीज नहीं है, लेकिन अभी है ना, जैसे बाहर हर कंट्री की अपनी एक रेगुलेटरी बॉडी है, तो वो उन सबका एक स्टैंडर्ड सेट है कि आपको इस स्टैंडर्ड के साथ काम करना है। इस एक्सरे के लिए आपको इतना ही एक्सपोजर देना है, इससे ज़्यादा लिमिट में नहीं जाना है। करेक्ट। उसमें पहले आपको जस्टिफिकेशन देखना है उसके लिए कि क्या ये रेलेवेंट है एक्सरे, या मान लीजिए डॉक्टर ने तो लिख दिया कि एक्सरे टेस्ट करवाना है, लेकिन जो उसमें क्लिनिकल कंडीशन है उसमें रेडियोग्राफर को खुद डिसीजन लेना है यहाँ पे कि क्या ये रेलेवेंट है या नहीं। तो उसके हिसाब से ये बात ठीक है कि यहाँ जो है उसकी प्रैक्टिस और उसके ऊपर ऑडिट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया में, उसका थोड़ा कम है अभी। पर धीरे धीरे आई थिंक हो जाएगा, जैसे जैसे रेगुलेटरी बॉडीज आ रही हैं, काम चल रहा है जी। तो हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी स्टूडेंट है जिन लोगों ने बीएससी रेडियोलॉजी में कर ली, उसके बाद अगर उनको बीएससी रेडियोलॉजी में ना करके किसी और करियर में करनी, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं वो एमबीए कर लेते हैं, तो ऐसी क्या क्या चीज़ें जो बेनिफिशियल है आफ्टर डूइंग बीएससी इन रेडियोलॉजी? उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं स्टडी में, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन हम क्या कर सकते हैं, किस चीज़ में कर सकते हैं? पोस्ट ग्रेजुएशन अगर उसके बाद स्टूडेंट किसी भी स्टूडेंट को करनी है तो उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। करेक्ट। और फिर मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही बोलता था, हमेशा जब भी मेरा टीचिंग का करियर छोटा ही है, 5 साल का ही रहा है, लेकिन जितना रहा है उसमें मैंने बहुत सीखा भी है और जितना मुझे पता था उतना सिखाने की कोशिश भी की है। तो हमेशा यही बात करता था कि जितना हो सके स्टूडेंट को इंटरेस्ट फॉलो करना चाहिए अपना। अपने बैचलर्स में तो एडमिशन ले लिया, लेकिन अगर आपने 3 साल पढ़ाई किया तो आपको पता लग गया कि आपका क्या इंटरेस्ट है। 3 साल वो काफ़ी होते हैं उसमें। अब इसके बाद अगर स्टूडेंट्स को जाना है मास्टर्स में, अगर मान लो इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है, सीटी स्कैन में है, एमआरआई में है, तो डेडिकेटेड मास्टर्स की जा सकती है। मास्टर्स इन सीटी, मास्टर्स इन एमआरआई, उसमें फिर आप रिसर्च रिलेटेड कोई टॉपिक लेके या रिसर्च रिलेटेड कोई मास्टर्स लेके आप उसमें फिर आगे रिसर्च में जा सकते हैं पर्टिकुलर। करेक्ट। अगर आपको लगता है कि आपको टीचिंग में ही जाना है तो आप एक जनरल मास्टर्स कर सकते हैं जो सारी यूनिवर्सिटीज ऑफर करती है। उसमें क्या होता है, जो बैचलर्स में आप 3 साल पढ़ते हैं वो मास्टर्स में आप 2 साल में खत्म करते हैं, लेकिन साथ में आपके पास एक थीसिस या एक डिसर्टेशन हो जाता है जिससे आपका स्पेशलाइजेशन भी डिसाइड हो जाता है फिर साथ में। तो एक उसमें आप जा सकते हो। उसके बाद आपकी टीचिंग जॉब में आप स्टॉप कर सकते हो। आजकल टीचिंग में तो बहुत वैकेंसीज है इंडिया में तो बहुत यूनिवर्सिटीज ओपन हो रही है, तो टीचिंग में तो भरमार है जी। अब अगर मान लो किसी को लगता है कि जी टीचिंग नहीं, मेरा तो मैनेजमेंट में ज़्यादा अच्छा है, मैं मैनेज ज़्यादा अच्छा कर लेता हूँ, तो एमबीए में जा सकते हैं। एमबीए आजकल हॉस्पिटल मैनेजमेंट में होता है, एमबीए आपका पब्लिक हेल्थ में भी होता है, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ होता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में होता है। अब उसके बाद एमबीए किसी फील्ड में जाके आप एडमिन बन सकते हैं रेडियोलॉजी में जाके। आज जितने भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में, कोई भी आप बड़े से बड़ा हॉस्पिटल उठाओ, आजकल उनको डॉक्टर्स नहीं चला रहे, उनको सब एमबीए से चला रहे हैं। अच्छा। तो अगर रेडियोलॉजी में भी कोई इंचार्ज है तो वो उसका बैकग्राउंड बैचलर रेडियोलॉजी रेडियोग्राफी होगा, लेकिन उसने मास्टर्स एमबीए किया होगा मैनेजमेंट में या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, किसी भी एक में एमबीए किया होगा, और फिर वो रेडियोलॉजी में इंचार्ज जो पूरा रेडियोलॉजी हैंडल करता होगा डिपार्टमेंट। ओके। तो एक वो ग्रोथ है। अगर ये तो इंडिया का हो गया, अगर मान लीजिए किसी को बाहर जाना है तो बाहर भी यही सेम स्पेशलाइजेशन कोर्स अवेलेबल है। अच्छा। आप अपना कोर्स डिसाइड करो कि आपको सीटी स्कैन में जाना है या मास्टर्स में जाना है डेडिकेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन में। फिर आप यूनिवर्सिटीज को फाइंड आउट करो और फिर यूनिवर्सिटीज की गाइडलाइन पूरी करके आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट स्टूडेंट वीजा पे। सो सर, ये सब तो पूरा समझ में आया कि क्या क्या हम प्रोफेशन ले सकते हैं बाकी बीएससी के बाद। तो अगर मैं बात करूं तो व्हाट आर द टॉप 3 एडवांटेजेस ऑफ चूजिंग दैट रेडियोलॉजी फील्ड टुडे? अगर कोई स्टूडेंट है, अगर कोई स्टूडेंट है वो 12th के बाद ये चूज करता है रेडियोलॉजी फील्ड, तो एकदम टॉप 3 एडवांटेज क्या होंगे? देखो, अगर रेडियोलॉजी तो बड़ा एस्पेक्ट है, तो हम रेडियोग्राफी की बात करते हैं ना। हम जहाँ मेरे टॉप ऑफ द माइंड में 3 एस्पेक्ट है। सबसे पहले तो हो गया जॉब स्टेबिलिटी और जॉब कंफर्मेशन। ओके। पे स्केल भले ही कम हो पर जॉब की तो गारंटी है और जॉब की स्टेबिलिटी भी है। आपने अगर एक्सरे में कहीं पे जॉब ले ली तो आपको इतने एक्सरे तो करने से आ ही जाते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते कि आप जॉब आराम से ले सकते हैं और आप कंटिन्यू अपना कर सकते हैं। धीरे धीरे जॉब पे आप सीख जाओगे फिर। एक तो हो गया जॉब स्टेबिलिटी, क्योंकि डिमांड काफ़ी हाई है। जैसे मैंने कहा आपको, अभी पीछे कुछ 15 से 18 हज़ार के आसपास की जॉब ऑफर्स का एडवर्टाइज हुआ है, तो आई होप उसमें 70% तो उन्होंने फिल की ही होगी। करेक्ट। तो डिमांड काफ़ी है और हर साल डिमांड बढ़ रही है, इतने हॉस्पिटल्स बढ़ते जा रहे हैं। करेक्ट। तो हो गया।
दूसरा हो गया कि आप लगा लो ये टेक इंटीग्रेटेड कोर्स है एक तो, हाँ जिसमें आप साथ साथ में थोड़ा टेक से जो न्यू टेक्निक्स हैं उनसे भी आप एडवांस रहते हैं। हाँ तो जिनको अगर लगता है कि इनको आईटी में स्किल्स हैं, कंप्यूटर्स में स्किल्स हैं, तो वो आपका साथ साथ आप इसमें टेक इंटीग्रेटेड कोर्स होगा। फिजिक्स भी पढ़ना है आपको, कंप्यूटर हाँ भी पढ़ना है आपको, कंप्यूटर। साथ में आपको एनाटॉमी भी पढ़ना है और वो करना है। कल को अगर आपको प्रोफेशन स्विच करना हो और एप्लीकेशन में जाना हो तो टेक एडवांटेज मिलता है फिर आपको साथ साथ, क्योंकि एप्लीकेशन में कहीं जाना हो तो उसमें बिना टेक एडवांटेज, अगर आपको टेक्निकल में आप पीछे हो तो उसमें आप नहीं जा सकते फिर। ओके। तीसरा जो बेस्ट मेरा फेवरेट पार्ट है आई थिंक वो ये है कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस है इसमें। अच्छा। अगर आप इंडिया की बात करो तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे की जॉब है आपकी ओके। हॉस्पिटल्स में, डायलिसिस सेंटर में। कोई भी शिफ्ट है तो मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट 8 8 घंटे की है। हाँ। नाइट शिफ्ट कहीं भी होती है तो वो 12 घंटे की होती है। हम्म। तो एक वर्क लाइफ बैलेंस जो इंडिया में बहुत कमी है जिसकी, हाँ। क्योंकि ट्रैफिक इतना है, आने जाने में इतना टाइम लग जाता है। तो वो एक बेनिफिट है उसमें आपका। और अगर आप ये। बाहर निकल गए सपोज, हम्म। हम्म। तो वर्क लाइफ बैलेंस की तो भले ही भले। वर्क लाइफ बैलेंस तो इतना है कि मतलब आपको खुद परेशान हो जाते हो। जैसे यहाँ सिर्फ हफ्ते में 3 दिन काम करना होता है। अच्छा। अब हफ्ते में 3 दिन में क्या है कि लेकिन रोज आपको 12 घंटे काम करना है। ओके। तो 36 आवर हो गए वीक के, लेकिन आपके पास 4 दिन फ्री है जो आप फैमिली फ्री। के साथ स्पेंड कर सकते हैं, अपना आराम से घूम सकते हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस जो है इसमें बहुत बहुत तगड़ा। आपने तो तीनों प्रोफेशन देख ली होगा। रेड हॉस्पिटल में भी आपने काम किया होगा, एज अ टीचिंग भी कर रखी है, और अभी हो तो तीनों में बाहर भी। क्या डिफरेंस है? जैसे अभी आपने बताया कि वहां पर अभी आप 3 हफ्ते में 3 दिन काम करते हो। अगर मैं बात करूं हॉस्पिटल में, तब तो बहुत बुरे हाल हैं। नहीं, इंडिया में या यहाँ पे बाहर? इंडिया में आपने जैसे देखो किया ना, मैंने तो शुरुआत आपने जैसे किया ना, तो तीनों में से आपको सबसे बेस्ट अभी जो कर रहे हो आप वो लग रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, अगर क्या डिफरेंस है, क्या क्या मतलब दिक्कतें आपने फेस करी, वो सब पूछ रहा हूँ मैं। देखो अब मैं अपने अगर एक्सपीरियंस से बताऊं, इंडिया में तो मैंने शुरुआत किया था डायग्नोस्टिक सेंटर्स में। जी। करेक्ट। अब वहाँ क्या होता है कि आपको बेसिक तो बता दिया एक्सरे कैसे करना है, एक्सरे में आपने जॉब भी ले ली, लेकिन आगे कोई सिखाता नहीं था। हम्म। तो वो बहुत प्रॉब्लम थी कि मतलब हम्म। आपको कोई सिखा के कोई भी नहीं सिखाएगा आपको। आपको बड़ी मेहनत से खुद जाना पड़ता था, अंदर सीखना पड़ता था, दूर खड़े होकर ऑब्जर्व करते रहना पड़ता था 8 8 घंटे। फिर थोड़ा ओके। बहुत आ गया तो शायद माउस पकड़ने को मिल जाता था, सीटी स्कैन या एमआरआई का। हम्म। तो जब वो कर रहा था मैंने जो लगा था कि कभी अगर मुझे मौका मिला सिखाने का हम्म। तो मैं किसी को मना नहीं करूंगा, मैं सबको परफेक्ट सिखाऊंगा। फिर भगवान ने हम्म। मौका भी दिया टीचिंग में आने का। टीचिंग में, हाँ। तो मुझे जॉब करते करते लगा कि नहीं, मास्टर्स में जाना पड़ेगा अगर इस फील्ड में रहना है तो फिर मैं इसलिए मास्टर्स में गया। तो बीच में मैंने हॉस्पिटल्स में भी जॉब की, मास्टर्स करते ही फिर टीचिंग में आया मैं। तो टीचिंग में भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा 5 साल का। हम्म। पहले साल तो मुझे स्टूडेंट्स ने सिखाया कि पढ़ाते कैसे हैं, फिर मुझे धीरे धीरे पढ़ाना आया। तो जो पहला बैच था मेरा, आज वो सारे मेरे फ्रेंड्स हैं अच्छा। एसबीटी में। तो ओके। उन्होंने काफ़ी सिखाया मुझे कैसे पढ़ाते हैं। हम्म। तो एक्सपीरियंस होता। फिर अब बाहर जो है वो तो लाइफ देखो है ही है, क्योंकि एक तो आपका नेचर है या काफ़ी अच्छा, ओके। वर्क लाइफ बैलेंस भी हो गया जैसे मैंने बताया, और फिर एक फीलिंग है आप हम्म। यूरोप में बैठे हो। तो अच्छा। तीनों ही हाँ। अपने अपने लाइन पे, अपने अपने टाइम पे तीनों ही अच्छे थे, सबने कुछ ना कुछ सिखाया ही है। सर जैसे आजकल एआई बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। एआई मतलब हर जगह ग्लोबली पूरा छाया हुआ है। तो एआई जो है थ्रेट है रेडियोग्राफर के लिए या फिर रेडियोलॉजिस्ट के लिए आपके हिसाब से? क्योंकि आपने एप्लीकेशन में काम किया, आपको पूरे टेक की नॉलेज है, तो आपके क्या थॉट्स है इसके ऊपर? देखो एआई, आप हाँ कर सोचे उस बारे में या ना सोचे, आना ही आना है हर हम्म। मशीन में इंटीग्रेटेड। हम्म। करेक्ट। हम्म। अब पहले क्या था कि आपको मशीन्स में सब फैक्टर्स, आपको एक्सेल मशीन की बात करें तो सारे आपको एमएएस केवीपी खुद सेट करके एक्सपोजर करने होते थे। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पेशेंट की हम्म। बॉडी के हिसाब से एक्सपोजर खुद सेट हो जाता है लोएस्ट। हम्म। एंड आप प्रेस करते हैं एक्सपोजर के लिए बटन, और मशीन हम्म। अपने आप रेडिएशन कट ऑफ कर देती है जब मशीन को लगता है कि एक्सपोजर पूरा हो गया, इमेज परफेक्ट आ जाएगी। हम्म। राइट। हम्म। तो यही तो आना ही आना है हर मशीन में, हर लेवल पे। ओके। अब बेस्ट ये है कि थ्रेट सिर्फ उनके लिए है जो एआई के साथ हाथ में हाथ मिला के नहीं चलेंगे। हम्म। जो एआई को एज अ फ्रेंड लेके चलेंगे, सीखते चलेंगे उसमें नए नए डेवलपमेंट, उनके लिए तो कोई थ्रेट नहीं ओके। है। अब जो टेक्नोलॉजी को नहीं सीखेंगे या हम्म। एआई को नहीं सीखेंगे और उसको इग्नोर करेंगे, हम्म। उनको डेफिनेटली फिर थ्रेट होगा। थ्रेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि एआई उनकी जॉब्स को सुपर इम्पोज कर लेगा। एआई मशीन को हैंडल करने के लिए तो रेडियोग्राफर्स ही चाहिए। हम्म। करेक्ट। लेकिन उनको हैंडल सिक्योरली, प्रॉपरली और एफिशिएंटली करने के लिए वो स्किल्स जो सीखेंगे वही लोग आगे जाएंगे, जो वो स्किल्स नहीं सीखेंगे वो आगे नहीं जाएंगे। ओके। आजकल एमआरआई मशीन इतनी एडवांस है कि अगर आपको कोई पोस्ट प्रोसेस करना है तो 3 क्लिक
करके 1 2 3 क्लिक करके आप उसका पोस्ट कैसे इजी कर सकते हैं, जैसे कार्डिक करना है में कुछ भी है, हम्म लेकिन वो 3 क्लिक्स कैसे करने हैं, हम्म। उसके लिए भी तो आपको स्किल्स चाहिए ना, एआई को यूज करने के लिए, तो वो आपके पास होना चाहिए। सर जैसे कि जो आर इंटर्नशिप्स, वर्कशॉप, सर्टिफिकेट जो है, कोर्सेज है जो भी, ये हेल्पफुल होते हैं करियर में, या फिर कोई और चीज़, या फिर कोई स्पेसिफिक वन डेटा रिकमेंडेड, मतलब जो हेल्पफुल होंगे जॉब के टाइम में? वर्कशॉप जैसे हो गए, कोई सर्टिफिकेट हो गया, या फिर इंटर्नशिप तो हमें पता है जैसे कि इंटर्नशिप बहुत काम आती है जॉब के टाइम में, लेकिन वर्कशॉप और सर्टिफिकेट? नहीं, इक्वली इक्वली रेलेवेंट है बिल्कुल। हमेशा टेक्स्ट बुक्स में ही लगे रहना और सिर्फ बुक्स को ही पढ़ते रहना एक तरह से आपकी नॉलेज को बंद कर देते हैं। आपको एक तरह रेडियोलॉजी में एक मेरा से है जो मैं हमेशा कहता हूँ, बी क्यूरियस बी रेलेवेंट। बी क्यूरियस। जितना क्यूरियस रहोगे उतना रेलेवेंट रहोगे इस फील्ड में। तो बुक्स क्या करती हैं, आपको नॉलेज देती है, प्रॉपर सोर्स ऑफ नॉलेज है, लेकिन वो आपको जो आजकल अपडेट हो रहा है उन अपडेट टेक्नोलॉजी से अपडेट नहीं कर पाती। जो भी आपकी न्यू इन्वेंशंस हैं, न्यू इनोवेशंस हैं, इनसे अपडेट नहीं हो पाते हैं। उसके लिए आपको वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, जितना हो सके लोगों से जो इस फील्ड में एक्सीलेंस कर चुके हैं या जी। आज के टाइम पे जो रिसर्च में इसमें काम कर रहे हैं, उनसे इंटरेक्शन, अगर फेस टू फेस बात नहीं हो पा रही लेकिन उनका कहीं कोई लेक्चर चल रहा है, ऑनलाइन वेबिनार चल रहा है, आजकल तो वेबिनार कोविड के बाद इतने हो गए हैं हम्म और सब फ्री हैं, हम्म। भरमार है, तो आप अपना इंटरेस्ट का टॉपिक ढूंढ के जरूर बुक से बाहर निकल के कॉन्फ्रेंस, सीएमए से सब अटेंड करें। सर्टिफिकेट काम आए या ना आए, लेकिन जो नॉलेज आपने सेशन में ली है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग या वर्कशॉप में, या आपने किसी को सुना है, वो वेस्ट नहीं जाएगी। ओके वो आपकी लाइफ में जरूर काम आएगी, ये कंफर्म है। ओके। और सर, नेटवर्किंग हमारे फील्ड में एडवांटेज प्ले करता है नहीं करता आपके हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल प्ले करता है। मैं अगर आज अब्रॉड पहुंचा हूँ तो आज सच बताऊं तो मैं लिंक्डइन वेबसाइट, जो लिंक्डइन का हमारा पोर्टल है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से ही हूँ, ओके। क्योंकि मैंने सब वहीं ढूंढा था और वहीं पे मुझे नेटवर्क्स कनेक्शंस मिले और वहीं से मुझे पता लगा कि कैसे बाहर जाना है। कॉलेज टाइम में डिसाइड कर लिया था मैंने ओके। कि मुझे तो बाहर ही जाना है अपने मास्टर्स में। तो जितने भी हमारे आजकल के ये नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं, अपार्ट फ्रॉम इंस्टाग्राम और फेसबुक, उन पे तो टाइम वेस्ट ही होता है आई थिंक। ओके। पर लिंक्डइन पे अगर आप जाओ तो हमारा रेलेवेंस रहता है आपके प्रोफेशन का, अगर आप उन्हीं लोगों को फॉलो करते हैं। और आजकल तो जॉब्स वैकेंसीज भी वहीं पे ही पोस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो लिंक्डइन पे नेटवर्किंग पता तो चलता है, एक बेसिकली सोशल नेटवर्क है कि हमारे फील्ड में लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, आसपास के जो है हमसे सीनियर है वो क्या कर रहे हैं, तो ये पता लगता है क्या उसमें। कर रहे हैं, कितना रिसर्च चल रहा हाँ। है, किस किस टेक्नोलॉजी में कितना एडवांसमेंट आने वाला है, और कौन कहाँ पर वर्कशॉप अटेंड कर रहा है, या कौन सी वर्कशॉप या कहाँ होने वाली है। हम्म एक पूरा आपको अप टू डेट आपके प्रोफेशन का रहा। तो मैं अपना टाइम लिंक्डइन पे ज़्यादा स्पेंड करता हूँ, कुछ पोस्ट करूँ या ना करूँ, स्क्रॉलिंग में लिंक्डइन पे ज़्यादा रहता हूँ एज कम्पेयर टू इंस्टाग्राम। ओके। तो सो बिल्कुल ज़रूरी है। सो दिस जो अगला सेक्शन है वो बेसिकली स्टूडेंट के लिए जो कि अभी रेडियोलॉजी चूज करना चाहते हैं। तो जो स्टूडेंट है, व्हाट वुड यू से टू अ स्टूडेंट हु इज कंफ्यूज बिटवीन रेडियोलॉजी और एनी अदर पैरामेडिकल फील्ड? देखो, रेडियोग्राफी और रेडियोलॉजी जो है, इनको प्रोफेशन जो है पैरामेडिकल में जितने भी कोर्सेज हैं सारे काफ़ी नॉवल है। चाहे आप वो ले लो, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का ले लो, ऑपरेशन थिएटर ले लो, या ऑप्टोमेट्री है, या आजकल तो बहुत सारे आ गए हैं हमारे पास अलग अलग पैरामेडिकल में भी। और तो अगर रेडियोलॉजी और रेडियोग्राफी अगर बोले, तो अगर आपको इमेजिंग और टेक के प्रति जो आपका एक इंटरेस्ट है आई थिंक, तो रेडियोग्राफी बेस्ट है। दूसरा, इसमें इंटरवेंशन है, लेकिन इंटरवेंशन इतना नहीं है पेशेंट के साथ कि आपको हमेशा रहना, जैसे जैसे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में हो गया, हमेशा आपको ब्लड टेस्ट करने हैं या आपको उसके इंटरवेंशन प्रोसीजर करने हैं, फ्लू बॉडी फ्लूइड को टेस्ट करना। इसमें इतना नहीं है हमारे पास इंटरवेंशन। हम पेशेंट के साथ तो कनेक्ट है, लेकिन इंटरवेंशन प्रोसीजर कम है। वो भी तब है अगर आप चूज करते हैं इंटरवेंशन, जैसे अगर आप कैथ लैब में जाना चाहते हो, करेक्ट, या आपको रेडियोग्राफी ऑपरेशन थिएटर में जाके परफॉर्म करनी है इस कंडीशन में। बाकी आपको अगर आईवी कंट्रास्ट वगैरह करने हैं तो उसमें कोई से इंटरवेंशन इतना नहीं मानेंगे। पर हाँ, इंटरवेंशन अगर आपका जैसे सीटी गाइडेड बायोप्सीज हो गई, उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं सर्जन्स के साथ या प्रैक्टिशनर्स के साथ, तो पर बेस्ट है कि आप टेक के साथ भी अपडेटेड है, मेडिकल फील्ड के साथ भी अपडेटेड है, और आप अप टू डेटेड भी है। तो रेडियोग्राफी इस मामले में फैसिलिटेड और बेस्ट है आई थिंक। और फिर आपके पास वाइट कोट और वो तो पूरा है ये। अभी सर हमने बात कर ली कि क्या स्किल चाहिए हमें, क्या क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को। अब मैं पूछूंगा कि क्या नहीं करना चाहिए किसी स्टूडेंट को इस फील्ड में,
क्या नहीं करना चाहिए, हाँ मतलब क्या नहीं क्या करना नहीं चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। टाइम अगर किसी वेस्ट नहीं को लग करना रहा है कि चाहिए। मेरे से नहीं हो पाएगा तो उसे स्किप तो कर जाना चाहिए, उसे टाइम वो आगे अच्छा किसी और फील्ड में अपना इंटरेस्ट ढूंढ लेना चाहिए। अच्छा। क्योंकि अगर आप इसमें अगर एक बार देखो, एक बार अगर आप आ गए हम्म रेडियोग्राफी में, हम्म। तो आपको अपडेटेड तो रहना ही पड़ेगा। ओके। अगर आप वही, मैं आपको फिर वही कह रहा हूँ, आपको क्यूरियस रहना पड़ेगा। हम्म मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक लाइन बोलता था कि हमेशा ये सोचो आप इस फील्ड में कि व्हाट न्यू बेस्ट आई कैन डू। तो आप समझ रहे हो, व्हाट न्यू हम्म। बेस्ट आई कैन डू, कि मैं ओके रोज नया क्या कर सकता हूँ और क्या सीख सकता हूँ। ओके तभी करियर ग्रोथ होगा। ओके। नहीं तो फिर आप रेलेवेंट ही नहीं रहोगे इस फील्ड में। तो अगर रेलेवेंट नहीं रहोगे तो फिर आप वही, आप किसी छोटे क्लिनिक में बैठे हो, वहीं एक्सप्रेस को आप वॉश कर रहे हो शायद आज भी, और आपका कोई एक्सपर्टीज नहीं है और आप बस टाइम पास कर रहे हो। अच्छा। तो ओके। हॉस्पिटल में कोई भी ऐसी जॉब नहीं है जिसपे आपको लगे कि आपको सिर्फ टाइम पास के लिए, आपको वहाँ हम्म स्किल्स तो अपने जनरेट करने ही होंगे। तो कोई भी हो, फिर वो हॉस्पिटल में कोई भी हम्म। फील्ड आप, इवन तो अगर आप वहाँ पे वार्डन भी है एक, तो अभी आपको एक स्किल्स चाहिए, पेशेंट शिफ्टिंग वाली हाँ। स्किल्स चाहिए। तो उसमें आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये तो ठीक है टाइम पास में जा रहे हैं। हेल्थ ओके। केयर में टाइम पास नहीं होना। सबसे बढ़िया, टाइम वेस्ट मत करो अपना, सबसे बेस्ट टाइम चीज है। वेस्ट नहीं करो। अगर हाँ। आपको लग रहा है, पहले पहले एक साल में स्टूडेंट को समझ आ जाता है। मैंने हाँ। 5 साल में यही देखा है टीचिंग करियर में अपने। जब आप हम्म कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो एक साल में स्टूडेंट को पता होता है कि वो इसमें कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हम्म और मैंने खुद देखे हैं, काफी स्टूडेंट बैकआउट कर जाते हैं हम्म और फिर बाद में अच्छा भी करते हैं हम्म। अपने दूसरे फील्ड में। ऐसा नहीं है कि वो बैकआउट करके तो खाली है, जहाँ इंटरेस्ट है वहाँ करते हैं। तो सर अभी ये और क्लोजिंग दूसरा इस सेक्शन। फील्ड को हाँ। हाँ जी दूसरा सर, हाँ इस जी। फील्ड को एज ए बैकअप नहीं लेना चाहिए कि चलो अगर मैं एमबीबीएस में नहीं करा तो मैं ये कर लेता हूँ। मोस्टली वो सर, आपको एक मोस्टली मतलब ऐसे ही लेते डिमोटिवेट हैं, पर करता मोस्टली ऐसे ही लेते हैं सर, नीट नीट नहीं हुआ तो है। ये कर लो। हाँ नहीं, वो उसको आपको ना फिर लास्ट में डिमोटिवेट करता है, क्योंकि आप फिर हाँ। देखते हो आपके नीट वाले जो फ्रेंड्स थे या वो आगे निकल गए, आप पीछे रह गए। हम्म तो एज ए बैकअप के तौर पे इसको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें हम्म अपनी करियर ग्रोथ है। अगर आपका हम्म। नीट नहीं हो तो फिर मैं आपको कहूंगा कि आपको दोबारा ट्राई कर लेना चाहिए नीट के लिए, एक बार दो बार। पर एज ए बैकअप अगर आप ले रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपका नुकसान ही है। अच्छा। हाँ, लास्ट सर क्लोजिंग सेक्शन है रैपिड फायर। इसमें मैं कुछ 4-5 क्वेश्चन पूछूंगा, आप इसका 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में आंसर देना, ठीक है? सो पहले ना मोडालिटी की बात करते हैं। आपकी फेवरेट मोडालिटी कौन सी है, एक्सरे, सीटी या एमआरआई? तो मेरी अपनी पर्सनल, मैंने शुरुआत हाँ। तो एक्सेल से की है, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल एमआरआई है। क्यों? मुझे उसमें काफी ट्रेड ऑफ करना होता है, काफी पैरामीटर चेंज करने होते हैं, और अगर एक भी आर्टिफैक्ट आए तो आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, वो चैलेंजिंग है काफी। अच्छा अच्छा। तो ओके। उसमें फिजिक्स अगर आपकी स्ट्रांग नहीं है तो आप उसमें फिर मतलब नहीं कर सकते उसको इमेजिंग में, मतलब आप उस पर एमआरआई में काम नहीं कर सकते, तो उसमें काफी चैलेंज आता है। हाँ। इसलिए मुझे एप्लीकेशन में जाना भी पसंद आया था, कि ओ- मैं 1.5 साल पूरा इंडिया घूमा एप्लीकेशन में, हम्म। यही क्योंकि मुझे काफी इंटरेस्ट था उसमें। तो वो मेरी पसंद है। पर बाकी ऐसा नहीं है कि मुझे एक्सेस सिटी से कोई प्रॉब्लम है, लेकिन बस नहीं नहीं, बेस्ट पूछिए सर, बेस्ट। हाँ अब बेस्ट तो तो, हाँ एमआरआई नहीं हाँ। हूँ मैं। अच्छा सर, कोई एक ऐसा रेडियोलॉजी का मिथ जो आप बस्ट करना चाहोगे अभी, कोई भी एक ऐसा मिथ? मिथ, आई थिंक लोगों को ये लगता है कि हम 4 बटन प्रेस करते हैं और एक्सरे हाँ, निकाल के दे एक्सरे देते हैं या वाला। इमेज करके दे हाँ देते हैं। हाँ पर हाँ ऐसा नहीं है। काफी इसके पीछे काफी स्किल लगती है वो 4 बटन प्रेस करने के लिए भी। हाँ। तो ये ना समझे कि बहुत आसान है, अपने बटन दबाया और काम हो गया। तो काफी सेफ्टी के साथ करना पड़ता है उसको, पेशेंट की सेफ्टी, अपनी सेफ्टी, और एक छोटी सी भी गलती जानलेवा हो सकती है दोनों तरफ, हम्म पेशेंट के लिए भी और हमारे लिए भी। तो हम्म। एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं हेल्थ केयर में भी, हमारा हाँ एक्सेल सिटी में। हाँ। तो इट्स नॉट इजी जॉब। तो ये मिथ है एक तरह हम्म। से कि आप सिर्फ बटन प्रेस करते हैं और काम हो जाता है, ऐसा नहीं है। और बटन प्रेस करने के लिए बहुत स्किल और बहुत नॉलेज चाहिए होती है। हाँ। तो सिट अगर हम सीटी कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन की बात करें और एमआरआई पोजीशनिंग की, तो सबसे ज्यादा ट्रिकीएस्ट कौन सा होता है इन दोनों में? ट्रिगर कौन सा है सबसे ज्यादा मुश्किल? सबसे ज्यादा ट्रिकी मुश्किल काम एमआरआई पोजीशनिंग और सीटी कॉन्ट्रास्ट दोनों ही मुश्किल है। हाँ। पर एमआरआई पोजीशनिंग थोड़ी ज्यादा मुश्किल है आई थिंक। सीटी कॉन्ट्रास्ट तो आपको दोनों अपनी तरफ तो दोनों अपने एंड पे दोनों दोनों मुश्किल है एक्चुअली। ओके। क्योंकि कंट्रास्ट भी आपको ऑर्गन और स्पीड के हिसाब से और ब्लड फ्लो के हिसाब से आपको देखना होता है कि कौन सा आप स्कैनिंग बॉडी पार्ट स्कैन कर रहे हैं, आप एंजियो हम्म कर रहे हैं या रूटीन कंट्रास्ट कर रहे हैं सिटी में, उस हिसाब से देना है। हम्म तो आपको उसकी टेक्निक और टाइमिंग पता होनी चाहिए। और हम्म। फिर हमारी पोजीशनिंग अगर आपकी थोड़ी सी भी गड़बड़ है तो आपको बहुत मेहनत लगती है फिर उसमें काम करने के लिए भी। एट लास्ट, वन क्वेट और लाइफ लेसन दैट कीप्स यू गोइंग, जो मोटिवेट हाँ, करता है आपको? मैं कहा ना जैसे स्टे क्यूरियस, स्टे रेलेवेंट स्टे इस क्यूरियस, स्टे फील्ड में। रेलेवेंट। हाँ। स्टे रेलेवेंट, दैट्स दी सबसे बेस्ट यही है आप इस फील्ड में। आप जितना क्यूरियस रहेंगे, सीखने की कोशिश रहेंगे, उतना बने रहेंगे।
ओके, जहाँ क्यूरियोसिटी खत्म वहाँ आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा इसमें। so sir, that's it. Thank you so अरे much, वाह, sir, for such a थैंक valuable यू। and inspiring conversation. Your insights have not only educated us but also motivated, especially that tagline. वो मैं thumbnail में यूज करने वाला हूँ, बहुत बढ़िया लाइन थी। तो अरे वाह, सर थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल। नहीं कैसा लगा नहीं, आपको? बिल्कुल, थैंक यू सो मच। नहीं, बहुत बढ़िया लगा हम्म, और काफ़ी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ठीक है, हाँ, एक तरह से। हम्म, और कोई भी मतलब ऐसा कोई भी टॉपिक है जो स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकता है तो आई एम ऑलवेज रेडी। श्योर सर सर sure. अब तो सर हो गई बात, तो ऐसे कुछ वेबिनार हाँ, टाइप कभी प्लान कर लेंगे, अगर कुछ होगा तो आपको मैं कांटेक्ट करूंगा।